नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्वेश्चंस में। और आज हम राष्ट्रकूट वंश का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले राष्ट्रकूट वंश का पहला पार्ट आ चुका है और इतिहास का ये चौथा पार्ट है इतिहास की सीरीज का। तो देखो, इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते जाना और आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस जो डिजाइन हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में वो मिलते रहेंगे। अभी इसी तरह इतिहास की तरह भूगोल, पर्यावरण और साइंस जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं वो सब इसी तरह से आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में ये पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि कवि राजमार्ग जो एक रचना है कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, इसके रचयिता कौन थे। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। महावीराचार्य, दूसरा शाक्तायन, तीसरा जिनसेन और चौथा अमोघवर्ष। तो देखो, कवि राजमार्ग जो कन्नड़ भाषा का साहित्य है, इसको अमोघवर्ष ने लिखा था। जो अमोघवर्ष राजा था ना, मैंने आपको बताया था कि अमोघवर्ष ये राष्ट्रकूट वंश का राजा भी था। तो इसने ये लिखा था क्योंकि अमोघवर्ष जो ये राजा था, इसका ध्यान युद्ध लड़ने में नहीं और धार्मिक चीज़ों में और साहित्य में ज़्यादा लगता था। तो देखो, इसका कवि राजमार्ग का जो कन्नड़ में लिखी गई है, इसका है आंसर अमोघवर्ष। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह ये जो एक साहित्य है, इसकी रचना किसने की थी। जिनसेन, कालिदास, तीसरा ऑप्शन है महावीराचार्य और चौथा ऑप्शन है शाक्तायन। तो देखो, राष्ट्रकूटों के दरबार में बहुत सारे साहित्यकार रहते थे, जो कोई गणित भाषा में लिखते थे, कोई इतिहास में लिखते थे और कोई मान लो किस कन्नड़ के साहित्य में भी लिखते थे, व्याकरण में भी लिखते थे। तो इस तरह से गणित सार संग्रह जो है गणित भाषा में लिखा हुआ साहित्य है। ठीक है, तो इसके जो रचयिता थे वो थे महावीराचार्य। इसका आंसर हो गया सी। तो सी आंसर इसका सही होगा। तो महावीराचार्य जो है अपने राष्ट्रकूट वंश के समय के बहुत प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो ये है गणित सार संग्रह, तो इसका सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आदि पुराण, आदि पुराण किसकी रचना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अमोघवर्ष, दूसरा ऑप्शन है महावीराचार्य, तीसरा ऑप्शन है रामदास और चौथा है जिनसेन। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से जल्दी। तो देखो, इसकी रचना आदि पुराण की रचना की थी जिनसेन ने। इसका आंसर हो गया डी। ये जो क्वेश्चंस ये मैं करा रहा हूँ, ये पहले भी बहुत सारे पेपर में बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस में डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो इसलिए ये मत सोचना है कि ये जो क्वेश्चन कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने भी क्वेश्चंस हैं। तो ये सब आजकल के जो आने वाले पेपर हैं उसमें सब क्वेश्चन डिजाइन करके पुराने क्वेश्चन को ही नए क्वेश्चन में डिजाइन करके दिया जाता है, तो हम लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमको कन्फ्यूज नहीं होना है और आंसर इसका सही टिक करना है। तो इसका आंसर हो गया डी। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन देखो क्या है इसका। अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति किसकी रचना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। जिनसेन, शाक्तायन, दूसरा है अमोघवर्ष और चौथा ऑप्शन है महावीराचार्य। तो इसका आंसर होगा देखो बी ऑप्शन, शाक्तायन। तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, ये शाक्तायन था तो इसके दरबार में ही रहता था ये साहित्यकार शाक्तायन, और ये अमोघ वर्ष के समय में ये रहता था और इसने जो है राष्ट्रकूट वंश के प्रशासन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका चौथा क्वेश्चन ये आपका हो गया। अब चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में क्या सही है। तीन ऑप्शन दिए गए हैं और तीन ऑप्शन में आपको सही क्वेश्चन बताना है, सही आंसर इसका कौन सा होगा। तो देखो पढ़ो इसको। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला स्टेटमेंट कि भूमि कर उद्रंग और भोग कर के रूप में लिया जाता था। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, कृषि के उत्पादन का पांचवा हिस्सा कर के रूप में लिया जाता है। और तीसरा, राष्ट्रकूट साम्राज्य में शिव एवं विष्णु की पूजा होती थी। तो देखो, भूमि कर के बारे में ये समझो कि भूमि कर के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया गया है पहला, ये सही है। भूमि कर जो है टैक्स जो ये लोग लेते थे, लैंड रिवेन्यू, लैंड रिवेन्यू उद्रंग या भोग कर के रूप में ये लोग लेते थे। और जितना भी उत्पादन होता था इनके
कृषि में, एग्रीकल्चर में जितना भी उत्पादन होता था उसका ये 5वां हिस्सा लेते थे। तो ये बी ऑप्शन भी सही है। और तीसरा, राष्ट्रकूट वंश के जितने भी राजा आप देखोगे तो वो राजा या तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे या जैन धर्म के अनुयायी थे। तो इन पर ये जो है सहिष्णु थे। तो मतलब ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। केवल इनके राष्ट्रकूटों के समय में एक चीज़ याद रखना कि बौद्ध धर्म का अवनति हुई थी। बौद्ध धर्म इतना नहीं बढ़ा था और जैन धर्म और वैष्णव धर्म बहुत बढ़ा था। तो वैष्णव धर्म में ये शिव और विष्णु जी की पूजा भी करते थे। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अमोघ वर्ष, ये जो अमोघ वर्ष था शासक, इसने जैन धर्म का होते हुए भी ये माँ काली का इतना बड़ा भक्त था कि इसने एक बार माँ काली को अपने उंगली चढ़ा दी थी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया सी। डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, राष्ट्रकूट वंश की जो वंशावली मैंने उस दिन आपको समझाई थी, तो ये एक बार मैंने फिर से रिवीजन के लिए डाल दिया गया है कि आप लोग भूलो ना। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी वंश आएगा, कोई भी साम्राज्य आएगा, उसमें अगर आपको उस वंश के शासकों के बारे में नहीं पता है या तो आप भूल रहे हैं उसके वंश के शासकों के बारे में, तो उस वंश की जितनी भी मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको कभी याद नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपको पहला शासक, दूसरा या तीसरा शासक और अंतिम शासक तो याद होना ज़रूरी है ही। तभी आपको पूरी थ्योरी याद रहेगी। और माइंड में जैसे ही उस वंश के बारे में, इतिहास में यही है, इतिहास में ये होता है कि उसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के देते हैं, पर आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। तो इसमें देखो पहला इसका शासक है दंती दुर्ग, जो इसका संस्थापक था। तो ये पहला हो गया। दूसरा कौन था? कृष्ण प्रथम, क्योंकि आपको पता है कि दंती दुर्ग जो है निसंतान था, तो इसका चाचा बन जाता है कृष्ण प्रथम। तो ये दूसरा हो जाता है। फिर इसका लड़का आता है गोविंद द्वितीय, ये तीसरा हो गया। चौथा हो गया ध्रुव धारावर्ष। ठीक है, ठीक है, इसके बाद गोविंद तृतीय, ये पांचवा हो गया। ठीक है, उसके बाद अमोघ वर्ष, ये छठा। तो ये चीज़ें तो छह तो आपको याद ही रखने हैं। और याद कर लो तो कृष्ण द्वितीय, ये सातवां, ये सात आप याद कर लो। उसके बाद देखो आठवां, जो सबसे आखिरी है वो याद रखो, कर्क द्वितीय। तो ये अंतिम शासक था। इसी का अंत तैलप द्वितीय। ये मैंने आपको बताया था कि तैलप द्वितीय जो कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था, उसने इसका अंत कर दिया था, क्योंकि वो कर्क द्वितीय के समय में एक तरह से अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा था। ठीक है, तो सामंत था ये इनका। तो ये इसका फिर से रिकैप मैंने करा दिया है, कि जिससे मैं बार बार चीज़ें रिकैप कराता रहूँगा। मेरी जो भी सीरीज आएगी उसमें इसी तरह से होगा कि हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिवीजन भी होता रहे बराबर। ठीक है, इसी तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। सात छठवां क्वेश्चन बताओ कि राष्ट्रकूट के बारे में क्या चीज़ गलत है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है राजा का पद अनुवांशिक होता था। तो ये बात ठीक है, राजा का पद अनुवांशिक होता था। दूसरा स्टेटमेंट दिया है लंका के राजा ने गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी और अपने मंत्री की मूर्ति बनवाकर गोविंद तीन को भेजी थी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो देखो ऐसा हुआ था कि गोविंद जो ये तृतीय राजा था, इस ये भी एक शक्तिशाली शासक था। तो इसके समय में और दूसरे वंश के राजाओं जैसे चोल था, चेर था, पांड्य था और ये श्रीलंका, तो ये सब राजा जो है इससे जो है थोड़ा नीचे थे। तो उन्होंने लंका के ऊपर अटैक ना हो जाए, तो लंका के राजा ने ने अपनी और अपनी मंत्री की मूर्ति बनवा कर इसको भेजी थी गोविंद द्वितीय तृतीय को, कि ये किसी तरह हम पे अटैक ना करे। क्योंकि हम मूर्ति बना के भेजने का मतलब है कि आपने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है और अब आपको वो अटैक नहीं करेगा। ठीक है, आगे मुगल मध्यकालीन भारत में भी होता है कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी मूर्तियाँ बनवा कर और उसमें जंजीरें पहना कर राजा को, जो शक्तिशाली राजा है उसको भेज रहे हैं, कि इसका मतलब ये है कि हम जो है आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को जंजीरों में जकड़ रखा है, तो इसलिए आप हम पर अटैक ना करो। तो ये चीज़ याद रखना कि ये श्रीलंका के राजा
ने अपनी अपनी मंत्री की मूर्ति बनवा के गोविंद तीन को भेजी थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमको बताना है, देखो इसमें अब बहुत गलती होती है कि इसमें गलत पूछा गया है और हम लगा देते हैं हाँ दोनों सही है, तो ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन होगा गलत पूछा गया है। तो जो गलत है वो बताओ, दोनों सही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। ठीक है, ये हो गया छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखो, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो ये मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत या मलखेड़ थी, जिसको हैदराबाद भी कहा जाता था। तो इसका आंसर हो गया डी। चलो अब आठवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपने भाई को सत्ता से हटाकर राज्य पर कब्जा कर लिया था? तो देखो, गोविंद द्वितीय ऑप्शन पहला दिया गया है, दूसरा कृष्ण फर्स्ट दिया गया है, तीसरा ध्रुवधारा वर्ष दिया गया है और चौथा गोविंद तृतीय दिया गया है। तो बताइए इसमें कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? तो देखो, गोविंद द्वितीय जो है इसको तो हटाया गया था, और इसको हटाया था इसके छोटे भाई ध्रुवधारा वर्ष ने। ध्रुवधारा वर्ष ने इसको हटाया था, गोविंद द्वितीय को। तो इसका अगर ये पूछा जाता कि किसको हटाया था, तो गोविंद द्वितीय को हटाया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। अगर ये पूछा गया किसने, तो किसने का मतलब है कि ध्रुवधारा वर्ष ने हराया था, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो आठवां क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। अब नवा क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश के बारे में क्या सही है? पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि राष्ट्रकूट लट्टलूरपुर के निवासी थे, और दूसरा दिया गया है कि राष्ट्रकूट शुरुआती दिनों में बादामी के राज्य के अधिकारी थे। तो मैंने ये आपको क्वेश्चन पढ़ाते समय ये दोनों चीज़ें बता रखी हैं कि राष्ट्रकूट वंश के लोग लट्टलूरपुर के निवासी थे, ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, राष्ट्रकूट शुरुआती दिनों में बादामी राज्य के अधिकारी थे, तो ये दूसरा भी सही है। तो एक और दो दोनों सही हैं, तो इसका आंसर हो गया डी, सी हो गया, सॉरी, इसका आंसर हो गया सी। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा का शिव मंदिर का निर्माण किसने करा था? तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, एलोरा के शिव मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम एक महान शक्तिशाली शासक था और साथ में एक महान निर्माता भी था। इसने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो उसमें एक कृष्ण प्रथम ने ये एलोरा का शिव मंदिर का निर्माण भी करवाया हुआ है, तो इसका आंसर हो गया डी। तो देखो, ये 10 क्वेश्चन की सीरीज थी, इसको अच्छे से पढ़ना, और जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो आने वाले दिनों में और भी अच्छे अच्छे सीरीज आपको मिलती जाएगी। और सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन पर टिक कर देना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।